यानी वृत्त। आज हम देखेंगे वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये वृत्त बना लिया, ठीक है, इसमें जीवा क्या होती है। वृत्त में 3 बिंदु होते हैं, एक वृत्त के अंदर बिंदु, एक वृत्त पर बिंदु और एक वृत्त के बाहर बिंदु। अंदर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं वृत्त के अंतर क्षेत्र के बिंदु। वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं वृत्त के बाह्य क्षेत्र के बिंदु। और जो वृत्त के ऊपर रहता है यानी वृत्त पर बिंदु रहता है उसे कहते हैं वृत्त पर स्थित बिंदु। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया। ये दोनों बिंदु कहाँ है, वृत्त पर। कहाँ है, वृत्त पर, है कि नहीं, वृत्त पर। वृत्त पर 2 बिंदु ए और बी हमने लिया, इनको मिला दिया। इनको क्या मिला दिया। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड बना, ये रेखाखंड AB, ये जो रेखाखंड AB बना वही है वृत्त का चाप। यही क्या है, चाप। ये जो रेखाखंड AB है यही है वृत्त का चाप। तो क्या समझे हम कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम कहते हैं वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही कहलाता है चाप। अगर आपसे पूछा जाता है कि चाप क्या होता है तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु को मिला दीजिए। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, वही होगा चाप। ठीक है, तो ए बी क्या हुआ, चाप हुआ कि नहीं। अगर एक हमने ऐसे खींच दिया सी डी, ये चाप हुआ कि नहीं, सी डी चाप हुआ कि नहीं। चाप ए बी है, सी डी है। इसको देखिए ई एफ, ये भी चाप है, बताइए। क्यों नहीं है, ये चाप नहीं है ई एफ। क्यों, चूंकि 2 बिंदु को मिलाना है। ये 2 बिंदु मिल रहा है कि 1 बिंदु मिल रहा है, कहां मिला है, एक ही बिंदु पर, तो ये चाप नहीं है। अगर मान लीजिए हमने केंद्र ये मान लिया और ये लिख दिया GH, तो GH चाप है कि नहीं, है, GH चाप है। अब देखिए एक चाप हम ऐसे बना रहे हैं जो केंद्र O से होकर जा रहा है, ठीक है, आई जे चाप है कि नहीं, आई जे है कि नहीं, आई जे चाप है कि नहीं, है। क्यों, ये भी तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रहा है। ठीक है, अब पहले इसको मिटा रहे। अब देखिए तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, चाप। तो ए भी चाप है कि नहीं, है। ठीक, अब देखिए ये केंद्र है, तो केंद्र से होकर हमने CD बना दिया, O जो है केंद्र है, तो CD चाप होगा कि नहीं, ए भी है, CD होगा कि नहीं। तो ये जो CD चाप है इससे बड़ा भी कोई चाप होगा, जब इधर करेंगे तो छोटा होगा ना। ये देखिए इधर कर रहे हैं छोटा है, इधर भी कर रहे हैं छोटा है, हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा कौन है, CD। ये जो CD चाप जो है
अब चाप करें, CD जो है जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, चाप नहीं, जीवा, जीवा, ठीक है, चाप निकल रहा था बार बार, तो जीवा, ठीक है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा, जीवा, चाप बार बार आ रहा है, वृत्त की जीवा कहते हैं। चाप जो होता है वो एक छोटा सा रेखाखंड होता है, जैसे वृत्त हो गया, हमने खींच दिया, ठीक है, वृत्त का इतना टुकड़ा निकाल लिए, सब मिटा दिए, इतना टुकड़ा निकाल दिए, तो ये हो गया चाप, ठीक है। तो बार बार चाप बोला जा रहा था, ये चाप नहीं है, चाप तो ये है, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये है जीवा। तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा, ठीक है। तो जीवा है, जीवा नहीं है, तो ये भी जीवा है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा। तो ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए तो ये जीवा हुई कि नहीं हुई, ठीक है, जीवा है। अगर हमने ये CD को मिला दिया तो ये भी जीवा है कि नहीं? एक बिंदु, दो बिंदु। अब देखिए यहां पर हमने वृत्त का केंद्र है और हमने ABCDE FO, तो EF, AB जीवा हो गई, CD जीवा हो गई, EF जीवा होगा कि नहीं? EF भी तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला है, तो ये जो EF है इससे बड़ा कोई जीवा नहीं होगा, ठीक है। जब इधर खींचेंगे तो इससे छोटा ही होगा, सबसे बड़ा यही है। तो ये जो EF है वृत्त की सबसे बड़ी क्या है? जीवा। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है? EF। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है। तो ये भी याद करिए कि जो अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो कहेंगे वह व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होती है? व्यास, या 2 गुणे त्रिज्या। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो त्रिज्या का दुगना होती है, याद रहेगा। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। वो वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम कहें कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? ऐसी जीवा खींचिए, ये केंद्र से होकर जा रही है, AB केंद्र से होकर जा रही है नहीं, CD जा रही है नहीं, EF जा रही है। अगर हमने ऐसे खींचा EF, GH जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, यही ना है केंद्र। तो EF भी केंद्र से होकर जा रहा है, GH भी केंद्र से होकर जा रहा है। तो जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है। यानी ऐसी जीवा, वृत्त की जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या बनती है? व्यास। क्या बनाएगी? व्यास, ठीक है। चलिए ठीक है।
अब देखिए वृत्त का चाप क्या होता है। चाप का मतलब आर्क, ठीक है। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। जैसे ये हमने पूरा वृत्त बना दिया, ये क्या है? पूरा वृत्त, ठीक है। लेकिन चाप का मतलब वृत्त का कोई टुकड़ा ले लीजिए, वृत्त का कोई टुकड़ा ले लीजिए, कोई भाग ले लीजिए। यहां से काट दिया हमने, ठीक है, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, कहीं से भी काट दिए। बताइए, ऊपर से मान लीजिए हमने इतना भाग काट दिया, इतना भाग क्या किया? काट दिया। तो ये भाग तो गायब हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। ये ठीक है, तो यही जो भाग बचेगा यही क्या कहलाएगा? चाप। वृत्त का एक भाग, वो चाहे छोटा सा भाग हो चाहे बड़ा सा भाग हो, वही कहलाएगा चाप। जैसे प्रकाल की नोक लिए हमने, पेंसिल यहां रखे, पूरा वृत्त मत बनाइए, कोई चाप लेकर के पूरा वृत्त नहीं बनाना है, छोटा सा कर दिए, यही क्या हो गया? चाप, ठीक है। पूरा नहीं, पूरा वृत्त अगर हम बनाते तो पूरा वृत्त कैसे बनाते? इस तरह से बनाते, ऐसे बनाते ना। तो पूरा वृत्त नहीं करना है। चाप का मतलब बस एक टुकड़ा, एक भाग, ठीक है। तो वृत्त का एक भाग ही क्या कहलाता है? वृत्त का चाप। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 सेमी का, 4 सेमी का वृत्त का चाप खींचिए। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 4 सेमी का वृत्त का चाप खींचिए, तो कैसे खींचेंगे 4 सेमी का? 4 सेमी का प्रकाल में चाप भर लीजिए। प्रकाल, ये प्रकाल का नोक है और ये पेंसिल का नोक, 4 सेमी का चाप भर लीजिए और थोड़ा सा घुमा दीजिए, ठीक है। ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा देंगे, तो छोटा सा घुमाइए चाहे बड़ा सा घुमाइए चाहे कुछ घुमाइए, ठीक है, वो 4 सेमी का होना चाहिए। जैसे अभी हमने इसको इतना इतना बड़ा बनाया है, यही चाप है। क्या इसको छोटा कर देंगे तो चाप नहीं रह जाएगा? ये भी तो चाप है, थोड़ा सा छोटा हो गया, और छोटा कर देंगे तो ये चाप नहीं रह जाएगा, ये भी तो चाप है। बड़ा कर देंगे तो चाप नहीं रह जाएगा, बड़ा कर देंगे तब भी तो चाप रहेगा। बस अब इसकी त्रिज्या जो है वो 4 सेमी ही होगी। जो चाप हम लेंगे वो 4 सेमी का ही घुमाएंगे, ठीक है। तो चाप और जीवा में अंतर समझ में आया? जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दीजिए तो ये होगी जीवा, ठीक है। चाप क्या है? वृत्त का एक भाग, वृत्त का कोई भाग जो है वही है चाप, ठीक है। हम कुछ प्रश्न देखें, चलिए तो देखिए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करें, ठीक है। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। पहला है चर्चा का विषय कि त्रिज्या और व्यास, जो हम पढ़े हैं उसी पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। पढ़ चुके हम लोग। त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधा। व्यास का आधा कर देंगे क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। या व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे, यही हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। दूसरा, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये जो हमारा वृत्त है उस वृत्त में त्रिज्या कितनी होगी। तो ये देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिला देंगे, यही ना होती है त्रिज्या।
केंद्र से परिधि को मिला दिए, यही होती है त्रिज्या। तो ये तो हमने एक त्रिज्या खींची। इस तरह से कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? कितनी खींच सकते हैं? कोई सीमा है? कितनी खींच लेंगे? अनंत। कितनी खींचेंगे? अनंत, या इसे कहते हैं असंख्य। कितनी त्रिज्याएं? असंख्य त्रिज्याएं। ठीक है। तो वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती हैं? असंख्य। ठीक है। अगला देखिए, वृत्त में कितने व्यास होते हैं? तीसरा, ये त्रिज्या के बारे में था और ये व्यास के बारे में है कि वृत्त के अंदर जो है व्यास कितने होते हैं। तो व्यास क्या होता है बच्चा? व्यास का मतलब ये हमारे केंद्र से होकर जो जाने वाली रेखा है वही होती है क्या? व्यास। तो केंद्र से होकर जाते हुए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक का खींचेंगे, दो खींचेंगे, चार खींचेंगे, 6 खींचेंगे, 8 खींचेंगे, कितना खींचेंगे? असंख्य। ठीक है। असंख्य त्रिज्याएं। कितनी त्रिज्याएं? असंख्य त्रिज्याएं। ठीक है। तो वृत्त के अंदर त्रिज्या भी असंख्य होती है, व्यास भी अनंत होती है, असंख्य होती है। ठीक है। अगला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है? इसको तो अभी हम लोग पढ़े हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, उसका क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है? व्यास। अभी सीखे हैं कि जीवा जो है, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। अगला क्या है? वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? परिधि। परिधि भी हम लोग सीखे हैं। सरकमफरेंस। जो वृत्ताकार भाग की लंबाई है, वृत्ताकार मार्ग की लंबाई है, उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि। ये है। अगला है, एक चाप खींचिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है। छठवां है, 4.2 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचना है। ध्यान दीजिए, जीवा नहीं है, चाप। तो हम क्या करेंगे? अपने प्रकाल और पेंसिल की सहायता से कितना चाप भरेंगे? 4.2 सेमी का चाप भर के हम चाहे छोटा चाप घुमाएं चाहे बड़ा घुमाएं। घुमा दिए। ठीक है। ये क्या है? 4.2। ठीक है। चलिए, अगला है देखिए, अगला है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। क्या करना है? 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। ठीक है। वृत्त बनाना जानते हैं। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। ठीक है। अब 3.5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है P। कितनी दूरी पर है? 3.5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है। वो बिंदु कहां है? केंद्र से 3.5 सेमी की दूरी पर है। केंद्र कहां है? ये है। ठीक है। केंद्र ये है। केंद्र से 5 सेमी की त्रिज्या का वृत्त हमने खींचा, तो जो 3.5 सेमी की दूरी पर बिंदु होगा वो कहां पड़ेगा? इसके बाहर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा? मान लीजिए A, B, C, कौन सा बिंदु होगा? 3.5 सेमी की दूरी पर। केंद्र से 3.5 सेमी की दूरी पर वो बिंदु A होगा या B होगा या C होगा? बताइए। केंद्र से 5 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींचा है। एक बिंदु हमने लिया है, जो बिंदु है वो केंद्र से 3.5 सेमी की दूरी पर है।
केंद्र से 3.5 सेमी की दूरी पर है, तो ये ए पर पड़ेगा, बी पर पड़ेगा या सी पर पड़ेगा? 3.5 सेमी कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा ना। अगर 5 सेमी करते तो बिंदु कहाँ पड़ता? अगर 7 सेमी करते तो कहाँ पड़ता? ये है तो ए पर, अगर 5 सेमी करते तो बी पर, अगर 7 सेमी करते तो सी पर पड़ता। तो वही कह रहा है कि बिंदु वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ेगा कि वृत्त के वाय क्षेत्र में पड़ेगा? कहां पड़ेगा? अंतः क्षेत्र में। कहां पड़ेगा? अंतः क्षेत्र में। अगर केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु लेते तो ये कहां पड़ता? वृत्त पर। अगर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु लेते तो ये कहां पड़ता? वृत्त के बाहर। बाहर पड़ेगा ना? ठीक है, चलिए देखिए ये लघु चाप और दीर्घ चाप। अब हम क्या पढ़ेंगे? लघु चाप और दीर्घ चाप। ये लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है? जैसे हमारे पास वृत्त है, ठीक है, जैसे होता है कि किसी हमारे पास कोई अमरूद है, उसके 2 टुकड़े करना है। कितने टुकड़े करना है? 2 टुकड़े, ठीक है। और उसे उसको ऐसे काटना है कि वो गोला वाला भाग दिखाई दे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 2 भाग उसके कर दिए, तो एक भाग अगर बराबर करना है तो अंदाजे से बराबर करेंगे, लेकिन हमको बराबर नहीं काटना है। ये मान लीजिए एक गेंद है, हमने इसको क्या समझ लिया? गेंद। अब इसको इसके 2 टुकड़ों में बांटना है, एक टुकड़ा छोटा हो और एक टुकड़ा बड़ा हो। तो कैसे बांटेंगे? ऐसे ही बांटेंगे ना, ऐसे काट दिए तो नीचे वाला जो भाग है हो गया छोटा और ऊपर वाला भाग हो गया बड़ा। यही हुआ ना। तो अब देखिए हमारे पास क्या है? वृत्त है। तो वृत्त में जीवा क्या करती है? जीवा जो करती है, जीवा परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही तो हम लोग जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त के अंदर एक जीवा खींच दीजिए, ठीक है। वो जीवा इस तरह से होनी चाहिए कि वो जीवा व्यास न हो, मतलब वृत्त को 2 बराबर भागों में ना बांटे, एक भाग कम रहे और एक भाग ज्यादा रहे। तो ये जीवा देखिए हमारी BC है, ये केंद्र है। तो केंद्र से हमने एक जीवा BC खींचा। ये जीवा BC जो है, ये जीवा क्या है? BC है, यही है। ये जीवा है BC। ये जीवा BC जो है इस वृत्त को 2 भागों में बांट दी। ये नीचे वाला भाग जो है छोटा भाग है और ऊपर वाला भाग क्या है? बड़ा है। तो ये छोटे भाग, छोटा माने लघु, छोटा माने लघु, लघु माने छोटा होता है और दीर्घ माने बड़ा। तो जो भाग छोटा है उसे लघु चाप कहेंगे और जो भाग बड़ा है उसे दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। जो भाग छोटा है उसे लघु चाप कहेंगे और जो भाग बड़ा है उसे दीर्घ चाप कहेंगे। लघु चाप का मतलब माइनर आर्क और मेजर आर्क, दीर्घ चाप का मतलब मेजर आर्क। आर्क माने चाप, लघु माने माइनर और दीर्घ माने मेजर, ठीक है। तो अगर कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में काट देती है, 2 भागों में बांट देती है, तो उस वृत्त का जो छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं लघु चाप और जो बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं दीर्घ चाप। अगर इसका नाम हम दे दे D और इसका नाम दे दे E, तो लघु चाप कौन होगा? BDC। BDC तीनों नाम लिखेंगे, BDC ऐसे दिखाएंगे। चाप का मतलब ये वाला भी बिंदु दिखाना पड़ेगा, या इसे तब ना इसे आ जाएंगे। अगर खाली BC दिखा देंगे तो ये तो रेखाखंड हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए BC लिख दिए तो ये रेखाखंड लिख गया, तो ये चाप नहीं हुआ। जब चाप लिखेंगे तो B के बाद कहां पहुंचे? D फिर C, यानी B से होते हुए D फिर C, ऐसे। तो BDC
ये क्या हो गया, लघु चाप। ठीक है, बीडीसी। ठीक है, यहां से होते बीईसी, दीर्घ चाप क्या होगा, बीईसी, बीईसी, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, तो लघु चाप और दीर्घ चाप समझ में आया कि कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांट दे रही है, तो वृत्त का जो छोटा भाग है उसे हम कहेंगे लघु चाप, और जो बड़ा भाग है उसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, अब नाम बताइए इसका। मान लीजिए इसी का नाम हम बदल दें, ये हमारा वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, एक जीवा है AB, इसको दो भागों में काट दे रही है, ये है C और ये है D। तो यहां से बताइए, इसको मिटा दें हम, यहां पर बताइए हमको, जो लघु चाप है उसका नाम, दीर्घ चाप है उसका नाम, और जो जीवा है उसका नाम बताइए। लघु चाप का नाम बताइए, A C B, वेरी गुड। दीर्घ चाप का क्या नाम है, A D B, वेरी गुड। और जीवा क्या है, A B। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त, ठीक है, अभी हमने चाप देखा है, लघु चाप और दीर्घ चाप। तो ये बताइए, अभी लघु चाप और दीर्घ चाप में क्या हो रहा था। लघु चाप और दीर्घ चाप में ये हो रहा था, एक जीवा थी, वो जीवा अगर वृत्त को दो बराबर भागों में, वृत्त को दो भागों में काट दे रही है, एक भाग छोटा है एक भाग बड़ा है, तो छोटे भाग को लघु चाप और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। यही हमने सीखा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए, ये जीवा जो है वो वृत्त के, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो वो वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांट देगी क्या। केंद्र का मतलब व्यास, केंद्र से होकर जाएगी तो आधा आधा नहीं बांट देगी। तो अगर कोई जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे रही है तो एक भाग कहलाएगा अर्धवृत्त, ये भी भाग कहलाएगा अर्धवृत्त। ठीक है, जैसे अमरूद के दो टुकड़े करना है और दोनों टुकड़े बराबर बराबर होने चाहिए, तो कहां से काटेंगे, आधे पर से काटेंगे, आधे पर से ही काटेंगे ना, तो उसी को कहते हैं अर्धवृत्त। ये जो वृत्त है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो जीवा होती है, वो जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। यही है, यानी ऐसी जब जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है तो एक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। दोनों भाग क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त। अगर व्यास जीवा ही है तो जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे रही है तो दोनों भाग क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त। ये जीवा हमने खींच दिया, वो वृत्त को, ये भी बराबर भाग है, ये भी बराबर है, जितना ये है इतना ये है, तो दोनों भाग क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, अब इसका नाम हम दें, अर्धवृत्त का नाम मान लीजिए ये D हो गया और ये E हो गया, तो अर्धवृत्त एक बने कि दो बने, दो बने। नाम बताइए, अर्धवृत्त A D B, ठीक है, और अर्धवृत्त A E B, ठीक है। अब देखिए ये चाप और ये व्यास के बीच जो ये क्षेत्र है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र, सेमी सर्कुलर रीजन। ये चाप, अर्धवृत्त के जो चाप है, ठीक है,
अर्धवृत्त के चाप और व्यास के बीच जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या हुआ? ये जो अर्धवृत्त है और ये व्यास है उसके बीच जो क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए हम कहें कि ये हमने एक जीवा के द्वारा ये वृत्त हमने बना दिया। ठीक है, ये वृत्त को हमने एक जीवा AB द्वारा अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो वृत्त का एक भाग हो गया ये, दो भाग हो गए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। देखिए हम केवल दिखाने के लिए समझा रहे हैं। ये भाग हो गया D और ये भाग हो गया E। ठीक है, तो लघु चाप क्या होगा? लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप का नाम क्या होगा? ADB, यही है ना, ADB। और दीर्घ चाप का क्या होगा? AEB, AEB। अगर हमने इसको व्यास बना दिया, मतलब अर्धवृत्त बना दिया, ये AB। अब देखिए अर्धवृत्त बना देंगे तो यहां से हमने इसको हटा दिया समझने के लिए। ठीक, तो ऊपर वाला ये अर्धवृत्त है, ये नीचे वाला अर्धवृत्त है। ये ना हुआ? तो जब हमने लघु चाप बनाया और दीर्घ चाप बनाया तो क्या इसमें जीवा है? जीवा कहीं दिखाई दे रही है? जीवा दिखाई दे रही है? जीवा नहीं है। तो लघु चाप या दीर्घ चाप में जीवा सम्मिलित नहीं है। जीवा कहीं सम्मिलित है, लेकिन जीवा का अंतिम बिंदु है कि नहीं? जीवा यहीं से नहीं मिली थी, जीवा यहीं से खींचे थे हमने ना, तो जीवा का अंतिम बिंदु है कि नहीं है? यहाँ अंतिम बिंदु यही है। ये जीवा हो गई और ये जीवा हो गई, तो जीवा का अंतिम बिंदु यह है ना। तो जीवा पूरी नहीं है, लेकिन जीवा का अंतिम बिंदु है कि नहीं? तो जीवा का अंत्य बिंदु शामिल है। तो याद रखिएगा कि लघु चाप या दीर्घ चाप में जीवा नहीं शामिल है, लेकिन जीवा का अंत्य बिंदु शामिल है। वैसे ही ये देखिए, ये व्यास ही बना है ना, व्यास ही इसको दो बराबर भागों में काटा है। तो अर्धवृत्त में व्यास सम्मिलित नहीं है। कहीं व्यास है? व्यास शामिल है, लेकिन व्यास का अंतिम बिंदु है कि नहीं? परंतु व्यास के अंत्य बिंदु शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अर्धवृत्त में व्यास शामिल नहीं होता, लेकिन व्यास का अंतिम बिंदु जो है वो शामिल होता है। ऐसे लघु चाप और दीर्घ चाप में जीवा शामिल नहीं होती, लेकिन जीवा का अंतिम बिंदु शामिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। चलिए।